जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं बीए हिंदी कहानी साहित्य का सेमेस्टर 6, जो कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पीडीएफ में आज का जितना भी पाठ्यक्रम है उसके सभी यूनिट की एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ते हैं हिंदी कहानी साहित्य का सैद्धांतिक रूप, उद्भव, विकास और रचनाकार। विषय 1 कहानी का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, तत्व एवं शिल्प विधान पढ़ेंगे। कहानी का अर्थ व स्वरूप। हिंदी साहित्य में कहानी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय, जीवंत और जनप्रिय विधा है, जिसे शॉर्ट स्टोरी या कहा जाता है। वहीं हिंदी में कहानी के नाम से जानी जाती है। कहानी केवल घटना या किस्से का वर्णन नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन की किसी भी विशिष्ट संवेदना, परिस्थिति, समस्या, अनुभविक सत्य, कलात्मक एवं श्लिष्ट अंकन है। उपन्यास का संपूर्ण जीवन एक विस्तृत कैनवास होता है, जबकि कहानी किसी एक मर्मस्पर्शी क्षण, स्थिति व संगन चित्र उपस्थिति करती है। कहानी का स्वरूप संक्षिप्त, केंद्रित और प्रभावित होता है। यह पाठक के चित्त और एकखंड और तीव्र प्रभाव छोड़ती है। प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखी गई परिभाषाएं देखते हैं। कहानी प्रकृति को समझने के लिए देश विदेश के प्रमुख विद्वानों ने समीक्षकों द्वारा की गई परिभाषाओं का अवलोकन आवश्यक है। तो मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं कहानी के बारे में? मुंशी प्रेमचंद, कहानी एक ऐसी रचना है जिसे जीवन में किसी एक व्यक्ति, अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना होता है। लेखक का उद्देश्य रहता है उसके चरित्र, उसकी जीवन शैली, उसकी कथा विन्यास, उसका एक भाव जो पुष्ट करते हैं। ये सिर्फ कौन कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। इन्होंने कहानी के बारे में क्या बोला है कि सौंदर्य की झलक देखकर उसकी सूक्ष्म अनुभूति से युक्त होकर अपने को व्यक्त कर देना ही कहानी है। एडगर एलन प्रो क्या कहते हैं, जो पाश्चात्य विचारक है, कहानी वही संक्षिप्त गद्य आख्यान है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव को समन्वित रूप से अंकित करने के लिए रचा गया हो, वह कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं कहानी के बारे में कि आधुनिक कहानी किसी घटना या पात्र का एक संक्षिप्त और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है जो पाठक के हृदय को संपादित करे। कहानी के 6 प्रमुख तत्व हैं, जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समन्वय से कहानी की शास्त्रीय समीक्षा हेतु 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहले पढ़ेंगे कथा वस्तु या कथानक। कथानक कहानी का आधारभूत ढांचा है। ये घटनाओं की वह श्रृंखला है जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है। एक सफल कथानक रोचकता, कौतूहल, सुसंबद्धता, संक्षिप्तता, गतिशीलता अनिवार्य गुण माने गए हैं। दूसरा क्या रहेगा कि पात्र एवं चरित्र चित्रण क्या रहेंगे कहानी में? पात्र कहानी की संवेदनशीलता और प्राण फूंकते हैं। पात्र होते हैं वो कहानी में संवेदनशीलता और प्राण फूंकते हैं, यानी कि कहानी को एक जीवंत रूप प्रदान करते हैं। आधुनिक कहानियों में घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के आंतरिक मन, उसके मनोविज्ञान उद्घाटन पर बल दिया जाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक, यथार्थवादी और द्वंद्वपूर्ण होना चाहिए। संवाद और कथोपकथन। पात्रों में बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र को उगाड़ते हैं और देश काल का वातावरण निर्मित करते हैं। संवाद छोटे, चुस्त, नाटकीय, पात्र अनुकूल होने चाहिए। देश काल और वातावरण पढ़ेंगे। कहानी जिस स्थान, काल, सामाजिक परिवेश में घटित होती है उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना वातावरण कहलाता है। यह पाठक को कहानी मूल संवेदना से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद 5वां रूप क्या है? भाषा शैली। भाषा शैली पढ़ेंगे। कहानीकार अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा शैली है, यानी कि कहानीकार अपने जो मन के अभिव्यक्त करता है वो भाषा शैली के द्वारा करता है, मन के भाव व्यक्त करना। भाषा विषय पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज या मुहावरे भाषा। शैली वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पात्रात्मक या पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी महान कहानी सौद्य होती है। कहानीकार का मुख्य लक्ष्य पाठक को कोई नया नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानवीय संदेश देना अथवा जीवन की किसी सूक्ष्म सच्चाई से परिचित कराना होता है। कहानी शिल्प पढ़ेंगे। शिल्प विधान से तात्पर्य कहानी बाह्य संरचना या प्रस्तुतिकरण से है। आधुनिक कहानियों में शिल्पगत विविधता को देखने को मिलती है। पूर्व दीप्ति शैली, चेतना प्रवाह तकनीकी, प्रतीकात्मकता, बिंब प्रदान, सस्मरणात्मक
और शैली का प्रमुख है। आधुनिक कथाकारों ने प्रारंभिक कथन ढांचे को तोड़कर अनुभूति संगीनता को शिल्प आधार बनाया है। विषय 2 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव, विकास और उसके प्रमुख सोपान, जो यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। हिंदी कहानी का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण से माना जाता है। तो हिंदी का विकास कब हुआ? 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण यानी कि प्रारंभिक काल से माना जाता है। यद्यपि भारत में कथा साहित्य की परंपरा संस्कृत के पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, रीतसागर, लोक कथाओं को से बहुत प्राचीन है, परंतु आधुनिक अर्थों में हिंदी कहानी का विकास पश्चिम प्रभाव, भारतेंदु द्विवेदी युग, पत्र पत्रिकाओं जैसे सरस्वती के माध्यम से हुआ है। हिंदी कहानी के विकास यात्रा को निम्नलिखित सोपानों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम सोपान प्रेमचंद युग 1900 से 1915 तक। यह हिंदी कहानी का प्रारंभिक शेषवाकाल का माना जाता है। इस काल की कहानियों पर संस्कृत कथाओं, अंग्रेजी कहानियों, अनुवाद, सुधारवादी दृष्टिकोण प्रभाव 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी एक निश्चित दिशा मिली है। प्रथम कहानी विवाद पढ़ेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती 1900, माधवराव सप्रे की एक स्टोरी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष के समय 1930 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक समीक्षा में सर्वसम्मति की एक टोकरी भर मिट्टी को पहली मौलिक हिंदी कहानी माना जाता है। प्रमुख रचनाएं देखेंगे। बंग महिला कृत दुइली वाली 1907, वृंदावनलाल वर्मा कृत राखी बंद भाई जो 1909 ईस्वी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था 1915। गुलेरी जी ने उसने कहा था शिल्प और भाव गांभीर्य की दृष्टि से इस युग की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय सोपान प्रेमचंद युग 1916 से 1936 तक। यह काल हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को तिलस्म, एआरी और कोरी भावुकता से निकालकर समाज का यथार्थ, किसानों, मजदूरों, दलितों, स्त्रियों और ग्रामीण समस्याओं से जोड़ा है। प्रेमचंद का योगदान क्या रहा है? उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से लेकर नगन यथार्थवाद तक विकास देता है, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात और कफन। जयशंकर प्रसाद का योगदान क्या रहा है? इसी युग में प्रसाद जी ने रूमानी, ऐतिहासिक और काव्यात्मक कहानियों की रचना की, जैसे आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की है, पुष्कर, गुड़ा और ममता, ये 4 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। तृतीय सोपान में पढ़ेंगे प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंदोत्तर युग आता है 1936 से 1950। प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी का मुख्य रूप 2 धाराओं में विभाजित हो गया, मनोविश्लेषणवादी और प्रगतिवादी यथार्थवादी धारा। मनोविश्लेषणवादी धारा जैनेन्द्र कुमार अज्ञ, इलाचंद्र जोशी ने पात्रों के मन में अंतर्द्वंद, काम, वासना और अहम सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया। जैनेन्द्र की फांसी, पाजेब तथा अज्ञ विवथगा शरणदाता के उदाहरण हैं। प्रगतिवादी धारा यशपाल रांगेराघव, उपेंद्र नाथ अशक आदि ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी शोषण, सामाजिक विषमता को अपनी कहानियों का विषय बनाया। यशपाल की पर्दा कहानी इसका मूल अनुपम उदाहरण है। चतुर्थ सोपान पढ़ेंगे कहानी आंदोलन, षटोत्तरी परिदृश्य 1950 के बाद का समय है। 1950 के आसपास स्वतंत्रता पश्चात हिंदी साहित्य में नई कहानियां पर्दापण हुई। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, अमरकांत और निर्मल वर्मा ने इस आंदोलन की अगुवाई की। कहानी ने मध्य वर्गीय जीवन को अकेलेपन, अजबीनपन, टूटते रिश्तों, शहरीकरण, त्रासदियों और स्त्री पुरुष संबंधों के तनाव को पूरी तरह प्रखरता उजागर किया। इसके बाद यह कहानी सचेतन कहानी, जनवादी कहानी और समकालीन कहानियों का विकास हुआ। विषय 3 पढ़ेंगे। इसमें विषय 3 ये कि यूनिट की टॉपिक 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 3 पढ़ रहे हैं। प्रमुख हिंदी साहित्यकारों का सामान्य परिचय। हिंदी कथा साहित्य ने समृद्ध बनाने के अनेक मूर्धन्य कहानीकारों का
अविस्मरणीय योगदान रहा है। मुंशी प्रेमचंद का योगदान पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 कथा सम्राट के रूप में विख्यात हैं। मुंशी प्रेमचंद उन्होंने हिंदी कहानी को जनजीवन, शोषण विरोधी चेतना और सामाजिक यथार्थ को जोड़ा। चंद्र शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 केवल 3 कहानियां लिखकर अमर होने वाले अद्वितीय लेखक उसने कहा था के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में अमर स्थान प्राप्त है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 छायावाद के प्रवर्तक, कवि और नाटककार, जिन्हें कहानियों की भावुकता, ऐतिहासिकता और दर्शन का सुंदर समावेश किया है। जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988 हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी परंपरा के जनक। हिंदी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी परंपरा के जनक कौन है? जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988। उन्होंने चरित्र के आंतरिक अंतर्द्वंद को प्रमुखता दी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 1911 से 1987 प्रयोगवाद के जनक, जिन्हें व्यक्तिवादी चेतना, अस्तित्ववाद और आधुनिक बोध की हिंदी कहानियों को स्थापित किया है। भीष्म साहनी पढ़ेंगे। 1915 से 2003 तक सामाजिक यथार्थवाद, मध्यम मार्ग, विसंगतियों और विभाजन की वेदना से संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने वाले प्रमुख कथाकार हैं। मनु भंडारी 1931 से 2021 तक नई कहानी आंदोलन की प्रमुख महिला कथाकार, जिन्होंने क्षत्रिय मन की परतों, अकेलेपन और आधुनिक पारिवारिक समस्याओं को स्वर दिया है, मनु भंडारी ने। यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 1 अपने 11 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब बीए सेमेस्टर 6 हिंदी की यूनिट 2 शुरू करते हैं और अब उसमें कहानी साहित्य का पढ़ेंगे, निर्धारित कहानियाँ पढ़ेंगे। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसका कथासार क्या है? कथासार विश्लेषण। उसने कहा था 1915 ईस्वी हिंदी साहित्य की कालजयी और ऐतिहासिक कहानी है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। अमृतसर के बाजार में 12 वर्ष का लहना सिंह 8 वर्ष की एक बालिका से मिलता है। अमृतसर का बाजार है, वहाँ लहना सिंह है, उसकी आयु बताई गई है 12 वर्ष, और जो 8 वर्ष की एक बालिका है उससे मिलता है। सहज और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसने पूछा, तेरी कुड़माई यानी सगाई हो गई? और बालिका धत कहकर भाग जाती है। वर्षों पश्चात लहना सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना जमादार बन जाता है। युद्ध पर जाने से पूर्व वह अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। वहाँ सूबेदारनी वहीं बचपन की बालिका यानी कि हजारा सिंह की पत्नी, जो उसे 8 वर्ष की आयु में मिली थी, उसकी प्रेमिका बनके लहना सिंह को पहचान लेती है और उससे एकांत में अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोध सिंह के प्राणों की रक्षा की भीख मांगती है। यानी कि जिस आर्मी में लहना सिंह था उसमें ही उस बालिका का, यानी कि वो बड़ी होगी, 25 वर्ष बाद की है बात, तो उसका पति भी उसमें था और बेटा भी उसमें था। तो लहना सिंह को अपने प्रेमी को वो कहती है कि उसके पति और उसके पुत्र की रक्षा करें। वह कहती है, जैसे तुमने बचपन में मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, वहीं मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र को बचा लेता है। मूल संवेदना क्या है और शिल्प क्या है? ये कहानी निष्काम प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, आत्मत्याग और देशभक्ति का अनुपम मिश्रण है। लहना सिंह का प्रेम उथला देहिक नहीं है, बल्कि वह उदात्त त्याग में शिल्प की दृष्टि से वह हिंदी की पहली कहानी है जिसे पूर्व दीप्ति तकनीक का अत्यंत सफल और जीवंत प्रयोग किया गया है। कहानी के संवाद अत्यंत जीवंत, नाटकीय और पंजाबी पृष्ठभूमि की सरलता से परिपूर्ण है। यूनिट 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई है। कथा सारे विश्लेषण है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक अति प्रसिद्ध रूमानी ऐतिहासिक और दार्शनिक कहानी है। कहानी की नायिका चंपा, नायक बुद्धगुप्त है। चंपा और बुद्धगुप्त है इसमें पात्र। बुद्धगुप्त एक जलदस्यु यानी समुद्री डाकू है बुद्धगुप्त, और चंपा एक अनाथ क्षत्रियाणी बालिका है जिसके पिता जलदस्युओं द्वारा लड़ते हुए मारे गए। दोनों एक समुद्री पोत पर बंदी है। यानी कि जो आकाशदीप कहानी में क्या बताया गया है कि नायिका चंपा है, वो एक डाकू, समुद्री डाकू है बुद्धगुप्त, वो भी एक समुद्र में एक जहाज पर बैठे हैं और उनके बीच में वार्तालाप होती है, और उसके पिता को भी समुद्री डाकुओं ने मार दिया था।
एक तूफानी रात में दोनों मुक्त हो जाते हैं। बुद्धगुप्त चंपा के रूप में साहस और प्रभावित होकर डाका डालना छोड़ देता है। एक नए द्वीप पर समृद्ध नगर बसाता है जिसके नाम चंपा द्वीप रखा। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगता है, किंतु उसे संदेह होता है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। यानी कि जो बुद्धगुप्त था वो समुद्री डाकू था और चंपा के पिता को भी समुद्री डाकुओं ने मारा था। तो चंपा के मन में ये आकांक्षा आती है कि शायद बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता को मारा है। इसके पश्चात चंपा के हृदय में भी प्रेम प्रतिशोध के बीच भीषण अंतर्द्वंद छिड़ जाता है। अंततः चंपा बुद्धगुप्त के साथ भारत लौटने से मना कर देती है और जीवन भर उसी द्वीप पर भटकते पोतों की राह दिखाने के लिए आकाशदीप जलाती रहती है तथा अनाथ की सेवा में जीवन समर्पित कर देती है। यानी कि वो जो अपने पिता का बदला की भावना थी उसको भुलाकर अपने मन में प्रेम जगाती है और बुद्धगुप्त के साथ अपना जीवन गुजारने के प्रेरणा लेती है। मूल संवेदना एवं शिल्प क्या है? आकाशदीप कहानी व्यक्तिगत प्रेम पर कर्तव्य और लोक कल्याण की विजय गाथा है। प्रसाद जी की भाषा अत्यंत काव्यात्मक, तत्सम प्रधान और चित्रोपम है। कहानी में प्रकृति, सजीव और मानवीय अंकन किया गया है। यूनिट 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे। पाजेब जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। पाजेब कथा सारे विश्लेषण पढ़ेंगे। पाजेब का पाजेब जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अद्वितीय कहानी है। कहानी का केंद्र बिंदु एक छोटे बच्चे यानी कि आंसू का मन और वयस्क समाज की संकुल प्रवृत्ति है। आंसू की चाची उसके लिए पाजेब यानी पायल लाती है। आंसू की छोटी बहन मुन्नी पाजेब मांगती है। कुछ दिनों बाद चाची की पाजेब चोरी हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग पिताजी और चाची सबसे पहले नौकर और फिर छोटे बच्चे आंसू पर शक करते हैं। पिताजी आंसू से कड़ाई से पूछते हैं। आंसू डर के मारे बड़ों की मर्जी के मुताबिक सच स्वीकार करने के दबाव में आकर झूठ बोल देता है। उसने पाजेब अपने दोस्तों को दे दी। आंसू का कोमल मन इस बेबुनियाद आरोप के व्यवस्थित और भयभीत हो जाता है। अंत में पता चलता है कि पाजेब तो चोरी हुई ही नहीं बल्कि बुआ अपने साथ ले गई थी। यानी कि इस कहानी में बताया गया है कि घर का कोई भी अगर सामान चोरी हो जाए तो उसके माता पिता या बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चे को डरा धमका कर उसे ना गलत होते हुए भी गलत बना देते हैं। तो इस कहानी में ये सार दिया गया है। मूल संवेदना देखिए, यह कहानी बड़े पूर्वाग्रह, बाल मन पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक आघात, पारिवारिक संबंधों के आत्मविश्वास को उजागर करती है। जैनेन्द्र जी ने बहुत ही सहज ढंग से बच्चे की निर्दोषता और बड़ों की झूठ अहम तुष्टि को बेनकाब किया है। अब यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 3 की बात करते हैं जिसमें अपने विस्तृत समीक्षा पढ़ रहे हैं और श्रवणदाता अज्ञ कथा सारे विश्लेषण पढ़ते हैं। श्रवणदाता अज्ञ द्वारा रचित भारत का विभाजन भारत त्रासदी पर आधारित एक मर्मस्पर्शी कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र देवेंद्र लाल है जो विभाजन के समय लाहौर में फंसा हुआ है। चारों ओर सांप्रदायिक दंगे, लूटपाट, हत्याएं हो रही हैं। ऐसे विकट समय में उसके मुस्लिम मित्र शेख उताउल्लाह और उसके परिवार ने उन्हें अपने घर में शरण देता है। लेकिन माहौल इतना जहरीला हो चुका है कि पड़ोसियों के दबाव और सांप्रदायिकता उन्माद के कारण श्रवणदाता भी शंका के घेरे में आ जाते हैं। अंततः जोगेंद्र लाल को गुप्त रूप से निकलकर भारत भेजना पड़ता है। मूल संवेदना और एक शिल्प क्या है? यह कहानी दर्शाती है कि सांप्रदायिकता की अग्नि में किस प्रकार की पुरानी मित्रताओं और मानवीय मूल्यों को हास होता है, परंतु फिर भी इंसानियत की एक बारीक रेखा जीवित रहती है। अज्ञ ने पात्रों की मानसिक वेदना, डर, अनिश्चितता, यथार्थ का चित्रण किया है। यूनिट 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित है। कथा सार विश्लेषण क्या है? चीफ की दावत भीष्म साहनी का मध्यमार्गी समाज संवेदनहीनता और दिखावे की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य करने वाली कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र मिस्टर शामनाथ अपने अमेरिकी चीफ को प्रसन्न कर पदोन्नति पर पाना चाहता है। वह अपने घर में चीफ के लिए एक भव्य दावत आयोजित करता है। दावत की तैयारियों के बीच शामनाथ और उसकी पत्नी सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। शामनाथ की बूढ़ी, अनपढ़ और देहाती माँ यानी कि गांव की माँ, वे माँ को चीफ की नज़रों से छिपाने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, परंतु दावत के दौरान चीफ की नज़र माँ पर पड़ जाती है। चीफ की माँ के प्रति आदर व्यक्त करता है, उनके द्वारा बनाई गई फुलकारी यानी पारंपरिक कढ़ाई की तारीफ करता है। चीफ की खुशी को देखकर स्वार्थ शामनाथ तुरंत माँ पर दबाव डालता है कि वह चीफ के लिए नई
फुलकारी तैयार कर दें। अपनी माँ ढलती उम्र और कमजोर आंखों के बावजूद अपने बेटे की तरक्की के लिए सहमति दे देती हैं। मूल संवेदना क्या है? कहानी का आधुनिक पात्र स्वार्थपरता, माता पिता उपेक्षा और माँ की असीम निस्वार्थ वात्सल्य का वरुण आलेख है। विषम साहनी का व्यंग्य अत्यंत मारक, सीधा हृदय पर चोट करने वाला है। यूनिट 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, गदल गांगे राघव द्वारा। कथा सार एवं विश्लेषण क्या है? गदल गांगे राघव द्वारा रचित एक सशक्त आंचलिक कहानी है। गदल राजस्थान के गुज्जर समुदाय की 45 वर्षीय निर्भीक, स्वाभिमानी और विद्रोही स्वभाव की स्त्री है। अपने पति मुन्ना की मृत्यु के बाद जब उसका देवर मोनी उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है तो गदल अपने स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु परिवार को छोड़कर दूसरी जाति के पुरुष लोडी के घर जाकर बैठ जाती है। समाज और उसके अपने बेटे का विरोध करते हैं। समाज और उसके अपने बेटे उसका विरोध करते हैं, परंतु जब मोनी की मृत्यु पर सरकारी प्रतिबंध के बावजूद मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है और पुलिस छापा मारती है तो गदल अपने कुल मर्यादा और स्वाभिमान के लिए बंदूक उठाकर पुलिस का सामना करती है और गोलियों से भूनी जाकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। मूल संवेदना क्या है कि गदल का चरित्र भारतीय नारी के स्वाभिमान, विद्रोह, कुल मर्यादा, अनोखे रूप को प्रस्तुत करता है। गांगे राघव ने राजस्थानी परिवेश, बोली और आंचलिक संस्कृति का जीवंत चित्रण किया है। अपने इतनी देर में यानी कि 21 मिनट के वीडियो में 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। अब 2 यूनिट बाकी बची है जो कि कम से कम 10 मिनट की वीडियो में हम और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 BA सेमेस्टर 6 हिंदी कंप्लीट करते हैं। अकेली, मन्नू भंडारी द्वारा रचित। कथा सार विश्लेषण क्या है? अकेली मन्नू भंडारी की अत्यंत मार्मिक भावनात्मक कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है। सोमा बुआ वृद्धावस्था में अकेली रहती है। उसका एकमात्र पुत्र खत्म हो चुका है और पति संन्यास होकर घर छोड़कर चले गए हैं तथा वर्ष में केवल 1 माह के लिए ही आते हैं। सोमा बुआ अपने अकेलेपन, तन्हाई को भूलने के लिए मोहल्ले के हर सुख दुख में बिन बुलाए पहुंच जाती है और जी जान से काम करती है। एक दिन उसके समधि के यहाँ विवाह का बुलावा आने की संभावना बनती है। सोमा बुआ अत्यधिक उत्साहित हो जाती है, पुरानी साड़ी धोती है, अपनी बची खुची पूंजी से उपहार खरीदती है, परंतु अंत तक उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं आता है। उनका सारा उत्साह टूट जाता है। वे पुनः अपने गहन अकेलेपन के अंधकार में डूब जाती है। मूल संवेदना क्या है इस शिल्प की? यह कहानी आधुनिक समाज में उपेक्षित, एकाकी जीवन जीने वाले बुजुर्गों की त्रासदी और उनकी भावनात्मक भूख को रेखांकित करती है। लेखिका ने सोमा बुआ की मानसिक संवेदना को सूक्ष्म चित्रण किया है। यूनिट 4 का टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं, गलत होता पंचतंत्र, राजी राठी द्वारा रचित। कथा सार एवं विश्लेषण। राजी राठी की कहानी गलत होता पंचतंत्र आधुनिक युग में बदलते मानवीय मूल्यों, स्वार्थपरता और नैतिक पतन का पर्दाफाश करती है। पंचतंत्र की पारंपरिक कहानियों में नीति, शिक्षा, मित्रता और नैतिकता का संदेश दिया जाता था, परंतु आधुनिक व्यवसाय के युग में वे सभी नीतियां और आदर्श अर्थहीन सिद्ध हो रहे हैं। कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार आज का मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए रिश्तों, विश्वास और मानवीय संवेदनाओं की बलि चढ़ा देता है। मूल संवेदना एवं शिल्प। यह कहानी एक वैचारिक और विश्लेषणात्मक धरातल पर रची गई पाठक को यह सोचने पर विवश करती है कि आधुनिक दौर में आदर्शवादी सिद्धांत किस प्रकार टूट रहे हैं। जिंदगी और जोंक अमरकात। कथा सार एवं विश्लेषण। जिंदगी और जोंक अमरकात की यथार्थवादी धारा की श्रेष्ठ कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र रजुआ कोडिया है। रजुआ अत्यंत निर्धन, बेघर और असहाय व्यक्ति है जो समाज की भीख और दया पर जीवित रहता है। लोग उसे परजीवी, कोढ़ी, जोंक समझते हैं जो समाज पर बोझ है, परंतु रजुआ के भीतर जीने की अद्भुत जिजीविषा है। समाज की भयंकर प्रताड़ना, बीमारी, भूख और उपेक्षा सहने के बावजूद वह मरना नहीं चाहता। वह हर परिस्थिति में जीवन से चिपका रहता है। ठीक उसी तरह जोंक शरीर से चिपकी रहती है। मूल संवेदना एवं शिल्प। अमरकांत ने इस कहानी में निम्न वर्ग अमानवीय स्थिति, मनुष्य की अटूट जिजीविषा यानी जीने की इच्छा का अत्यंत नग्न और कड़वा यथार्थ प्रस्तुत किया है। यूनिट अपने 4 भी कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट यूनिट है जो बची है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें निर्धारित कहानियां हैं जिसकी विस्तृत समीक्षा पढ़ेंगे। यूनिट 5 BA सेमेस्टर 6 हिंदी।
सने संबंध मालती जोशी द्वारा रचित है। कथा सारे विश्लेषण क्या है? सने संबंध मालती जोशी द्वारा रचित पारंपरिक आत्मीयता और भावनात्मक संबंधों की कहानी है। मालती जोशी की कहानियों का मुख्य धरातलीय मध्य मार्गीय परिवार होता है। इस कहानी में पारिवारिक रिश्ते, आने वाले तनाव, गलतफहमियां और अंतः प्रेम व संबंधन द्वारा उनके सुलझे की प्रक्रिया को दर्शाता है। आधुनिकता के प्रभाव से परिवार बिखर रहे हैं, परंतु समय का आंतरिक धागा उन्हें पुनः जोड़ देता है। मूल संवेदना क्या है इसकी? यह कहानी भारतीय पारिवारिक मूल्य, सहनशीलता, परस्पर प्रेम, महत्ता को स्थापित करती है। भाषा अत्यंत सरल, गृहस्थी जीवन से जुड़ी हुई और प्रवाहमयी है। फैसला मैत्री पुष्पा द्वारा रचित, यूनिट 5 का टॉपिक 2, कथा सार एवं विश्लेषण। फैसला मैत्री पुष्पा की एक अति चर्चित और विचोरतेजक सत्री विमर्श आधारित कहानी है। कहानी की पृष्ठभूमि ग्रामीण भारत और पंचायती राज व्यवस्था है। कहानी की नायिका बांसती रहना या सत्री पात्र को पंचायत में प्रधान चुना जाता है। शुरुआत में उसके पति उसे केवल मुखौटा बनाकर समय के सारे निर्णय लेता है और सत्ता का सुख भोगता है, जिसे प्रधान पति व्यवस्था कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे बांसती के भीतर अपने अधिकारों, क्षत्रिय चेतना, सामाजिक न्याय की समझ जागृत होती है। वह गांव के शोषक और उसका पति मिलकर एक गरीब स्त्री के खिलाफ गलत फैसला सुनाने का दबाव बनाते हैं। तो बांसती अपने पति और पुरुष की सत्तात्मकता पर दबाव को ठुकराकर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसला सुनाती है। मूल संवेदना है, यह कहानी ग्रामीण महिलाओं और राजनीतिक सशक्तिकरण, आत्म चेतना और पुरुषात्मकता वास्तव को चुनौती देने की कहानी है। मैत्री पुष्पा की भाषा बुंदेलखंडी आंचलिकता और सशक्त प्रभाव है। अब टॉपिक 3 पढ़ेंगे, यूनिट 5 बीए सेमेस्टर 6, कथा सारे विश्लेषण। फुलवा रतन कुमार सांभरिया द्वारा रचित दलित विमर्श और सामाजिक विषमता पर आधारित एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी के मुख्य पात्र फुलवा समाज के शोषित वंचित वर्ग तबके यानी दलित समाज है, उसकी प्रतिनिधि है। कौन? फुलवा। सदियों से चले आ रहे जातिगत उत्पीड़न, आर्थिक लाचारी, सामाजिक अपमान के बीच फुलवा का जीवन अत्यंत दुखद परिस्थितियों से गुजरता है। कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार उच्च वर्ग व्यवस्था दलितों के अधिकारों का दमन करती है, किंतु फुलवा जैसी पात्रों के भीतर अपनी गरिमा और पहचान के लिए संघर्ष की ज्वाला जलती रहती है। मूल संवेदना एवं शिल्प क्या है? ये कहानी सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, मानवीय अधिकारों हनन पर तीखा प्रभाव करती है। लेखक ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए शोषित वर्ग को पीड़ा निर्भीकता का अभिव्यक्त किया है। तो इसी के साथ अपनी हिंदी बीए सेमेस्टर 6 जो कि आज 1 अगस्त को एग्ज़ाम है, उसका कंप्लीट अपनी चर्चा की है और यह सिर्फ 8 पेजों में और आधे घंटे की यानी कि ओनली 27 मिनट की वीडियो में हमने कंप्लीट की है। आपको इस वीडियो से लगभग 90 से 95% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और 5 यूनिट ऐसे ही कंप्लीट की है। आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए यूँ ही मेहनत करता रहूँगा और आगे से आगे न्यू वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि आगे की वीडियो किस पर बनानी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं बाद में। मैं आपका मेज़बान भागीरथ।